तमाम तारीफ़ें उस क्रिएटर के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है। रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब, मिस्टर सौरभ द्विवेदी और रिस्पेक्टेड ऑडियंस, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे। आज की डिबेट में चूंकि हम बात करने वाले हैं डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुताल्लिक कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। लिहाजा डिबेट के शुरू में ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। और उसकी वजह क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। व्हाई? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन, कि रेविलेशन के जरिए हम ये साबित करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन ये स्टैंडर्ड भी आज इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेविलेशन मेरे नजदीक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के नजदीक ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस दो, तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। लिहाजा मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है, और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो डेफिनेटिव हो, इनडेफिनेटिव ना हो, जो 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाजे हो, जिसे लॉजिकली रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर सौरभ साहब, ये एक इंसान है और तमाम इंसान कॉन्शियस बीइंग है। लिहाजा नतीजा क्या निकला, हमारे सौरभ साहब भी कॉन्शियस बीइंग है। क्या ये इनडेफिनेट आर्ग्यूमेंट है या डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है? ये डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है। ये 2 और 2 की तरह वाजे है, इसमें किसी तरह जो है लॉजिकली इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। लेकिन साथ में ये भी ऐलान कर देता हूं प्रेडिक्शन के तौर पर कि ऐसा कोई डेफिनेट आर्ग्यूमेंट कोई नहीं पेश कर सकता। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। चलें अब हम एक एग्जाम्पल सोचते हैं, एक सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो, तमाम ऑडियंस से गुजारिश है, हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं, ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है,
सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई और कलर भी हो सकता था, ये इसी शेप में क्यों है, कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, किसी और कलर में करती। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं बदलेगा। अभी भी सवाल रहेगा, ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया, ये सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। लेकिन ये सवाल अगर हम जनाब जावेद अख्तर साहब से करें तो चूंकि इनका वर्ल्ड व्यू एथिस्टिक है, और सिर्फ इनका नहीं, मतलब जितने भी एथिस्ट हैं और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखने वाले से अगर आप ये सवाल करें कि ये यूनिवर्स कहां से आया, तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। या ये कहेंगे कि ये यूनिवर्स खुद ब खुद बन गया, इसका मतलब ये है कि उस बॉल को भी खुद ब खुद बन जाना चाहिए। लेकिन बॉल के ताल्लुक से ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि खुद ब खुद बन गई, लेकिन यूनिवर्स के ताल्लुक से कर दिया जाएगा। इसे हम दूसरे अल्फाज में डॉगमा भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे जावेद अख्तर साहब जरूर गॉड ऑफ गैप्स की मिसाल भी जरूर देंगे, और मिसाल देंगे कि पहले जमाने में बिजलियां कड़कती थी तो लोगों ने किसी एक खुदा की तरफ, और बारिश होती थी तो दूसरे खुदा की तरफ मंसूब कर दिया, उनके पास दलील नहीं थी। ये हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, ये हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना के प्रोसेस की इंटरप्रिटेशन को जान लेने से ये कहां से साबित हो गया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। इस पर मैं इंशाअल्लाह अभी आगे बात करूंगा। आप हजरात ये भी देखेंगे, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे, जो कि एक लॉजिकल फेलेसी है जब बात आती है ट्रुथ को डिसाइड करने में। क्यों? मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि अगर गॉड है तो ईविल क्यों एग्जिस्ट करता है, जबकि मैं कहता हूं ईविल का एग्जिस्ट करना गॉड के एग्जिस्ट करने की दलील है, उसके खिलाफ नहीं है। चूंकि अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए ईविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर हम अकाउंटेबल नहीं हो सकते। और अगर हम अकाउंटेबल नहीं हैं तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है? अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है? और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी? अब आ जाएं उसी एग्जाम्पल की तरफ कि बॉल, मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया और या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद न होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज, जो कि लॉजिकल फेलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इन्फिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल हैं या नहीं। अगर पॉसिबल हैं तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू।
تھینک یو مفتی صاحب.